नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। इन्हें अपनाकर हमारे किसान भाइयों ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। किसान भाइयों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न गांवों से, विभिन्न जिलों से किसान आए हैं, उनका भी परिचय कराएंगे हम आपको। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, उनसे भी परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं। शुरुआत में है डॉक्टर राजेश वर्मा। आप हमें खरीफ फसलों में कौन कौन से कीट इस समय आ सकते हैं, सामयिक जानकारी देंगे, कैसे उनका निदान करें। इसके बाद है डॉक्टर महेंद्र मोहन जी भट्ट जी। आप बागवानी जो है ना और उद्यान की जो क्षेत्र है उसमें क्या सामयिक काम करना चाहिए, इस संबंध में हमें मार्गदर्शन देंगे। साथ में जबलपुर नानाजी देशमुख पशुपालन विश्वविद्यालय से पधारे हैं डॉक्टर कासमोरे जी। आप हमको विभिन्न विषयों के साथ साथ हमें ये भी बताएंगे कि दुग्ध व्यवसाय या जो डेयरी लोग काम करना चाह रहे हैं या पशुपालन जो लोग किसान कर रहे हैं उनको क्या काम करना चाहिए, वो हम पे प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जो मैंने आपको बताया था कि हमारे सफल किसान हैं, तो वो अपना परिचय देंगे। आप सबसे पहले अपना परिचय दें। राधे राधे। मैं रोशन लाल पटेल, ग्राम सगोनी खुर्द, जिला नरसिंहपुर का निवासी हूँ। मैं देसी नस्ल की गिर गायों का पालन कर रहा हूँ, यानी मेरे पास में गिर की डेयरी है। साथ ही मैं परंपरागत फसलों के अलावा ड्रिप और मल्चिंग पे, तार बांस पे टमाटर और अन्य सब्जियों की खेती करता हूँ। जी नमस्कार, मैं कल्याण सिंह जी भोपाल से। जी मैं अपना कृषि विभाग में धान की खेती में विशेष कर रहा हूँ और उसके अलावा सोयाबीन भी मैंने लगाई है। आपका भी स्वागत है जी। बहन जी को दें। सर नमस्कार, मेरा नाम मंजू सरांटे है। मैं ग्राम अमेहटा से हूँ। अभी हम लोग सीड परचेस कर रहे हैं, जो अभी चना, गेहूं और मसूर का है, उसको परचेस कर रहे हैं। स्वागत है आपका जी। नमस्कार सर, मेरा नाम जगदीश मेहरा है। मैं शक्ति पूजा एफपीसी करेली से सीईओ के रूप में कार्य करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र सहलोदी, ग्राम सगोनी खुर्द, जिला नरसिंहपुर से किसान हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। पीछे जो बैठे किसान हैं उनका भी परिचय करा दें। ग्राम हिरणपुर से शोभाराम मेहरा, जिला नरसिंहपुर से कृषि करता हूँ। हाँ, शोभाराम जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर जी नमस्कार। हमारा नाम कमलेश कुमार ठाकुर है, जिला नरसिंहपुर। जी, स्वागत है आप कमलेश जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम पटेल है और मैं एक परंपरागत किसान हूँ। जी, तो किसान भाई, अभी आपने देखा कि हमारे पास कितने विभिन्न क्षेत्रों के किसान हैं, इनके अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। पर मैं सबसे पहले डॉक्टर राजेश वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि खरीफ फसलों में जो इस समय वर्तमान फसलें हैं, सामयिक क्या कार्य करना चाहिए? क्या कोई कीट आ सकता है इस समय, उसका क्या निदान हो सकता है? जी हाँ, कीट तो आप देखें, चाहे खरीफ का सीज़न हो, रबी का सीज़न हो, कीट तो फसलों पे आते हैं। परंतु वो कीट जो फसलों पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, मतलब इकोनॉमिक लॉस करें, उस पे हम थोड़ा ज़्यादा हमारा फोकस होता है। जैसे सोयाबीन की यदि हम बात करते हैं तो सोयाबीन में अभी इस समय जो कीट है वो पत्ती खाने वाले कीट ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पहले चक्रक भंग हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसका जब कंबाइंड हार्वेस्टर आने के बाद उसका जो है प्रकोप कम हो गया है, तो इसलिए चक्रक भंग अभी कोई ऐसा लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा है। तो पत्ती खाने वाले कीटों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि वो जो अभी जो फल लग रहे हैं, फलियां लग रही हैं, पक रही हैं, वो फलियों पे नुकसान ना हो। क्योंकि इस समय यदि फली पे डैमेज होता है, टूट के गिरती हैं, तो उसका सीधा सीधा उपज पे असर पड़ता है। फिर आती है अपनी, जैसे इस समय ध्यान भी बहुत ज़्यादा लोग लगा रखे हैं, सोयाबीन का एरिया के साथ साथ धान का एरिया भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे धान में अभी कीट समस्या उतनी नहीं है, जितना कि हमको जो पानी का प्रबंधन करना जो ज़्यादा ज़रूरी है। सामयिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो पानी के जो हमको निकासी की व्यवस्था करना है, और साथ साथ हमको जो अभी जैसे कल्ले अभी निकल रहे हैं, आधी दूर पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद हमारा हेडिंग चालू होगा, तो यहाँ पर हमको यूरिया की स्प्लिट डोज देना है। तो ये डोज रहती है करीब 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। तो अभी जैसे कल्ले के समय इस समय आप दे दें। फिर हेडिंग आती है,
जो करीब 65 दिन के आसपास आती है, तो वहाँ पर आपको 1 डोज देना है। फिर उसके बाद फ्लावरिंग जैसे ख़त्म होती है, दाने आते हैं, उस समय देना है। परंतु जो इसकी मात्रा रहेगी अभी और हेडिंग के समय तो 8 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ होगी, परंतु जब दाना जब भरने वाली स्थिति आती है वहाँ पे हम 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखते हैं। ये मात्रा जो है इस हिसाब से है कि रस चूसक कीट का प्रकोप एकदम से नहीं बढ़ेगा और जो है इसमें विगर प्लांट में अच्छा रहेगा और जो है इसका जो फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, दाना अच्छा भरेगा, उसकी पैदावार जो है अच्छी मिलेगी हमको। तो ये हमको विशेष रूप से इस समय सामयिक की जब हम बात करते हैं वो देखना होता है। फिर आती है हमारी फसल जो अरहर है, वो भी बहुत ज़्यादा रेम्यूनेटिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली फसल है। उस फसल को हमको पानी से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर पानी का ज़रा भी भराव होता है तो अरहर सूखना शुरू हो जाती, गलना शुरू हो जाती है। तो हमको पहली चीज़ है, जहाँ अरहर है, जहाँ हमने सब्जियाँ लगा रखी हैं, जहाँ पर हमारी सोयाबीन भी है, तो यहाँ पर हमको जो है जल निकासी की व्यवस्था करना है। और ये जल निकासी जैसे आप लोग ने बोनी उस हिसाब से करी हुई है, अगेंस्ट द स्लोप करे होंगे, तो उसके हिसाब से हमको जल निकासी का भी प्राथमिकता है, उसको हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात तो ये होती है कि यदि अरहर में यदि फ्यूजेरियम विल्ट आ रही है तो फिर उसकी हमको रोकथाम अभी से करनी होती है। और फ्यूजेरियम विल्ट के लिए हमको जो कार्बनडाजिम ट्रेंचिंग है और उसके बाद जैविकता में यदि हम जाते हैं तो अगले साल जो है आप उसके साथ इंटरक्रॉपिंग ज्वार की कर सकते हैं, जिससे कि इसको हमको निदान मिल जाता है। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में उद्यान की फसलों का रकबा निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए तो हमारे बीच में भट्ट साहब हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सामयिक किसान भाइयों को करना चाहिए उद्यान की फसलों में। अच्छा प्रश्न आपने किया है कि अभी जो हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी में 2-3 फसलें अपनी 2-3 तरीके से फसलों को इस समय करना आवश्यक है। देखो, सबसे पहले जो आपने फलोद्यान लगाए हैं, मान लो आम का बगीचा लगाया है, अमरूद का लगाया है, नींबू का लगाया है, जो नए बागान लगाए हैं, तो उसमें ये देखना है कि अभी बारिश लगातार चल रही है तो बारिश का भराव नहीं हो, पानी भरे नहीं, कहीं भी गड्ढे में पानी नहीं भरे, और यदि पानी भरता है तो उसके जल निकास का प्रबंधन अपन करें। साथ ही ये देखना है कि अपन ने ग्राफ्टेड पौधे लगाए हैं तो उसके नीचे यदि बीजू पौधे के कल्ले निकल आ रहे हैं, बीजू के पौधे के नीचे ग्रोथ निकल आ रही है, तो नीचे के कल्ले को अपने को हटाना है। ध्यान से देखना है कि नींबू में भी कोई शॉर्ट सकर्स नहीं निकल रहा है, आम में बीजू पौधे का नहीं निकल रहा है, तो अपना जो ग्राफ्टेड है वही पोर्शन बढ़े। अमरूद में भी ये सारी चीज़ें, और पौधों के आसपास सफाई करना है। बोडो मिश्रण 2-2-100 का अनुपात में उसको छिड़काव भी करना है। अब सब्जियां यदि लगी हैं तो सब्जियां बहुत ही सेंसिटिव है पानी के भराव में और अधिक उसमें, तो सब्जियों पर भी ध्यान देखना है कि पानी न भरे। और किसान भाई तो जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, जैसे अभी गोभी की फसलें लोगों ने ली है और बाजार में आ गई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर है, तो बारिश की ऋतु में ये देखना है कि हमें समय पे तोड़ना है, क्योंकि यदि अपन ने समय पे टमाटर नहीं तोड़े तो वो पानी में गलेंगे और गलने पे उसका भाव नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही गोभी के फूल हैं, ये है आपके, तो और अगली फसल की तैयारी करना है। अगली फसल अब अपनी आने वाली सब्जियों में मेथी है ना, ये सीजन, इसके बाद ये, तो उसकी तैयारी करना है कि अपने को सितंबर आ रहा है, तो उसके जो सितंबर में जो अपन लगाएंगे तो ठंडी में जो सब्जियां आएगी, मूली है, गोभी है, आपका मेथी है और धनिया है, तो इसके लिए भी तैयारी करना है कि बारिश जैसे ही कम होती है, सितंबर में कम हो जाती है। जैसे पपीते की पौध है, पपीते की पौध आपने यदि बारिश में लगा दी तो उगल जाती है, बिल्कुल सेंसिटिव है। तो अब सितंबर महीने में हम तैयारी करें कि पपीते की पौध लगाने के लिए खेत की तैयारी करें, जल भराव न हो। साथ ही जो फूलों की खेती है, अब आने वाला समय नवरात्रि का आने वाला है, दशहरा आने वाला है, और दशहरे पे अपन देखते हैं कि दिवाली दशहरे में गेंदे की फूल की बहुत मांग होती है। तो किसान भाई अभी से उसकी बीज ले आएँ, है ना, पूसा नारंगी, पूसा येलो, ये वाले बीज ला के फूलों की बीज भी अपनी पौध तैयार कर दें, फूल से अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और इस प्रकार मसाले की फसल की भी अपन तैयारी कर सकते हैं। तो ये समसामयिक काम है। किसान भाई को ये सोचना है कि आने वाले समय में हम अपनी उद्यानिकी फसल क्या है, कैश क्रॉप है, अपन बाजार में जाते हैं तो पैसे आ जाते हैं अपने को, तो उसकी तैयारी करना है और उसकी तैयारी करके और मार्केट के हिसाब से अपनी
वो करना है। ऐसा नहीं कि अपन ने सोच रहे हैं कि फूलों की खेती वो माली लोग ही करते, नहीं, हर किसान को अपने खेत पे छोटा सा एक फूलों के लिए भी जगह छोड़ना है, सब्जियों के भी लगाना है और कुछ फलों के भी पौध तैयार करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने को पैसा मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम और हमारे विशेषज्ञ निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारे किसानों का उत्पादन बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हों। अभी भट्ट साहब ने बताया कि बरसात का मौसम चल रहा है तो जल निकास की उचित प्रबंध करें, और जब बरसात की बात चली है तो पशुपालन या जो किसान भाई दुग्ध व्यवसाय का काम करते हैं उन्हें इस समय क्या करना चाहिए, डॉक्टर कारमोरे जी बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कारमोरे। वर्षा ऋतु में पशुपालन में 3-4 बाबी या बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला, नया हरा चारा आता है तो साथ ही साथ परजीवी, कृमि, जंत बहुत ज़्यादा आती है, तो कृमिनाशक दवाइयाँ चाहे गाय डेयरी हो चाहे भेड़ बकरियाँ हो उनको देनी चाहिए, वो उचित मात्रा में देनी चाहिए। कभी कभी किसान भैया कम मात्रा में दवाई देने से उनमें एक प्रकार का रेजिस्टेंट पावर निकल आता है और वो कृमि नष्ट नहीं होती और ज़्यादा होती है। तो जैसे बहुत सारी वैरायटी है, अल्बेंडाजॉल, फेनबेंडाजॉल, चाहे पिप्रेज़ाइन लिक्विड, ये सारी कृमिनाशक दवाइयाँ हैं और ये कृमिनाशक दवाइयाँ वजन के अनुसार और जानवर के अनुसार दी जाती है, इसलिए पशु वैद्यकीय डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ये पहला मुद्दा हो गया। सेकंड, कि हरा चारा इस वक्त बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद नया फॉडर आप लगाते हो, उस वक्त चारे की आवश्यकता होती है। ऐसे वक्त ज़्यादा हरा चारा उपलब्ध हो तो साइलेज बनाना चाहिए। साइलेज एक प्रकार का हरे चारे की प्रक्रिया करके जिस वक्त हरा चारा उपलब्ध ना हो उस वक्त के लिए एक प्रकार का मिश्रण है, ये चारा है जिसमें पौष्टिकता बहुत होती है, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत अच्छा होता है और जानवरों का दूध उससे काफ़ी बढ़ता है। इस मौसम में जानवरों को हरे चारे के साथ 50 ग्राम का खनिज पदार्थ या खनिज मिश्रण देना ही चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा सा सूखा चारा, ताकि इसमें ये हरे चारे में ज़्यादा होने की वजह से डायरिया बहुत बार मिलता है, जैसे बकरियों में और साथ साथ डेयरी वाले जानवरों में। मैं आपको किसान भाइयों ये भी आपको आग्रह करता हूँ कि बरसात के पूर्व ही लसीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाई तो भी कम से कम FMD वैक्सीन अभी के मौसम में आप लगा सकते हैं, ताकि उसकी जो कालावधि 6 महीने का कालावधि है उसमें आप जानवरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर मान लेते कि FMD आपके यहाँ पे आ गया तो उस जानवरों को बाकी जानवरों से अलग करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि वो अन्य जानवरों में ना फैले। अपना चारा, ये FMD क्या होता है डॉक्टर साहब? खुर और मुंह में एक प्रकार का वायरस आने से मुंह पक्का और खुर पक्का, दैट इज FMD, फुट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं उसको। ये प्रातः हमारे जो क्रॉसब्रीड एनिमल है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्रॉसब्रीड स्पेशली इंडिजिनस एनिमल में कम है, लेकिन क्रॉसब्रीड में ज़्यादा है, भेड़ और बकरियों में भी ज़्यादा है। तो ऐसे में लसीकरण उपलब्ध है। अभी तो कंबाइन लसीकरण उपलब्ध हो गई है। HS BQ ब्लैक क्वार्टर, HS मीन हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर BQ और FMD, इसके कंबाइन भी पैक आने लगे और वो आप एक डोज में 6 महीने के लिए आप जानवरों को दे सकते हैं, जिससे कम से कम ये महामारी से, ये रोगों से FMD में जानवर की मृत्यु कम होती है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। जानवरों का वीक होना, दूध कम होना, तब देखा गया है कि ऐसे जानवरों को जो जिनमें मुंह पक्का और खुर पक्का आ गई है, वो जानवरों की कीमत भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए इसका वैक्सीनेशन करना, लसीकरण करना नित्यांत आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे परजीवी और जनता और कृमि के लिए हम दवाइयाँ बोल रहे हैं, ये भी इस मौसम में देना अति आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो दुग्ध व्यवसाय करते हैं, डेयरी का काम करते हैं या पशुपालन का काम जो किसान भाई करते हैं, लगभग सभी किसान करते हैं, उन्हें ये 2 रोग के बारे में ध्यान रखना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। इससे नुकसान होने से बचेगा और आपका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी कम नहीं हो पाएगा। अब बारी है हमारे किसान भाइयों की,
तो भैया पटेल साहब, आप अपने बारे में बताएं उनको जी, अपने अनुभव बताएं, क्या खेती आप कर रहे हैं, कहाँ सफलता आपको प्राप्त हुई है? 2017 तक कृषि विभाग में REO था, फिर मैंने BRS लिया कृषि करने के लिए ही। और चूंकि मैं परंपरागत रूप से एक किसान हूँ, तो मुझे डेयरी का भी शौक था। शौक क्या कहें, क्योंकि डेयरी और कृषि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। सच कह रहे हो। कृषि, पशुपालन के बगैर कृषि नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ वो धंधा ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती की तरफ देश जा रहा है और ऑर्गेनिक खेती के लिए पशुओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कम से कम अपने घर में स्वास्थ्य वर्धक अनाज पैदा कर सकें, इसलिए हमारे लिए पशु पालन तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं डेयरी भी करता हूँ। और रोशनलाल भाई साहब, अभी आप पशुपालन की आपने बात की, तो हमने सुना है कि आप बढ़िया गायों का पालन करते हैं, आप पे कोई अवार्ड भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है, उस बारे में बताएं। जी सर, निश्चित रूप से मैं गिर नस्ल की गायों का पालन करता हूँ और मुझे 2017-18 में प्रथम पुरस्कार मिला है दुग्ध उत्पादन में। गिर नस्ल की मेरी गाय प्रथम स्थान पे आई हैं 2 बार लगातार, और तीसरी बार फिर इस 19-20 में 20 में एक गाय जिले में द्वितीय स्थान पे आई थी। साथ ही आत्मा परियोजना द्वारा मुझे पशुपालन में जिले का प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा जी। नमस्कार, मैं कल्याण सिंह भोपाल से। मैं जी हाँ, पूछ लें आप। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने धान की फसल लगाई है, तो उसमें मुझे किस तरह के धान के जो कीटनाशक हैं वो बचाव रोगों से मुझे बचने के लिए उपाय बताएं, और जो भी उसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी का जो है अपना ध्यान रखना है, उसका जल निकास लेवल जो है, ये चीज़ें यही जानना चाहता हूँ। वर्मा जी बताएं। धान में कीटों का जो समस्या इस समय जो आती है, अभी चूंकि कल्ले निकल रहे हैं तो यहाँ पर अभी रस चूसक कीट ही अधिकतर आते हैं जी। और रस चूसने वाले कीट की पहचान जो है आपको तो खेत में जाके जब आप देखेंगे, क्योंकि वैसे नहीं समझ में आता है, परंतु यदि जब दूर से आप खेत को देखेंगे थोड़ा सा उसमें हल्का हरापन यदि दिखाई देता है पैचेस, मतलब जैसे कहीं कहीं पे, तो फिर आप वहाँ जाके जब पास से देखेंगे तो उसके जहाँ से कल्ले पानी से जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको यदि फुदका दिखाई देता है तो फिर आपको इसमें कंट्रोल करना है। परंतु अब अभी बात ये आती है कि वो कितनी संख्या में है जी, है ना, तो संख्या से कैसे पहचानेंगे कि हमको अभी कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए ये है कि यदि एक जो कल्ला है, एक कल्ले में यदि 2 या 3 फुदके दिख रहे हैं आपको, ऐसे 4-6 पौधों में अलग अलग जगह से आप देखें, अगर दिख रहे हैं तो आपको दवाई का उपयोग करना है, यदि नहीं है तो उसमें अभी दवा में डालने की ज़रूरत नहीं है। बहन मंजू सराटे जी, आप बताइए कि वहाँ जो बहनें हैं और गांव में आपके रहती, उनके बीच में आप उनके सतत उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? सर, हम लोग तो अभी दीदियों को FPO में लाने के लिए बहुत मेहनत की है और हमारा तो शुरू से लक्ष्य रहा है कि उनको लाभ दें हम। तो उनके लिए हम जो ब्रीडर सीट लाते हैं तो वो उनको लगाने के लिए देते हैं, तो उनसे भी उनको बहुत अच्छी उपज मिलती है और फ़ायदा भी होता है। और जो तुअर लगवाते हैं हम, उससे वो खुद अपने खेत में तुअर लगाती हैं और दाल बनाती हैं और हम लोग उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, तो उससे उनकी आय में वृद्धि होती है। जी, आप जगदीश जी, आप बताएं आप कैसे क्या काम कर रहे हैं? नमस्कार सर। जी सर, हम FPO के माध्यम से दीदियों के साथ अलग अलग गतिविधियों से उनको जोड़ के उनकी आय में वृद्धि के लिए काम करते हैं सर। जैसे नए किस्म के बीजों का उनके खेतों में बोनी कराना, उनका वापस खरीदी समर्थन मूल्य से 200 या मंडी रेट से 200 ज़्यादा वापस खरीदना। अच्छा। फिर हमने हाथ वाली चक्की से दाल का निर्माण करवाना चालू किया है। हमने शुरुआती दौर में 40 दीदियों के साथ काम किया था, आज जो बढ़ के 200 दीदियों के आसपास काम कर रहे हैं।
जो हाथ चक्की से तुअर दाल बनाती हैं, उसमें सर जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग मतलब जो ब्रांडिंग है, माननीय मोदी जी की एक योजना थी कि एक जिला एक उत्पाद, उसमें हमारी दाल एक जिला एक उत्पाद में पूरे जिला प्रशासन, डीडीए सर के इधर से, कलेक्टर मैडम, जिला पंचायत से, एनआरएलएम से सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। फिर जाके हम नर्मदा नेचुरल गाडरवारा तुअर दाल के नाम से उसे बेच रहे सर बाजार में। आज हम अमेजॉन पर भी हमारी नर्मदा नेचुरल गाडरवारा तुअर दाल के नाम से उपलब्ध है और रोज बिकती है। जगदीश जी, छोटे छोटे हमारे किसान होते हैं, लघु और सीमांत कृषक, वो तुअर की फसल से काफ़ी संपन्न भी हो सकते हैं, तो आपने उनको कैसे जोड़ा? सर हम एफपीसी के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से दीदियाँ हमसे जुड़ी हैं और एफपीओ में हम लोग सारे काम कर रहे हैं सर। किसान भाइयों, हम एक बात आपको यहाँ बताना जरूर चाहेंगे कि नरसिंहपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ तुअर का अच्छा उत्पादन होता है, साथ में गन्ना का भी अच्छा होता है, तो गुड़ भी अच्छा बनता है। तो बताएं भाई साहब, आपका परिचय दें, आप क्या खेती करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें। जी डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था। हाँ। कि पिछली बार हम लोग ने सोयाबीन लगाया था तब तो आया था, लेकिन इस बार पीला मोजा कहा गया है, पूरा खेत पीला पड़ गया है। हाँ। और इसकी अपेक्षा दूसरे बीज अभी हरे दिख रहे। हाँ। लेकिन इनमें फली तो लग गई। हाँ। अभी पकेंगे कि क्या नहीं? पीला मोज़ेक एक तरह की बीमारी है और वो जो है रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, इसकी वजह से फैलता है। और ये तब आती हैं ये कीड़े तब बढ़ते हैं बारिश के मौसम में, जबकि बीच में बारिश में गैप हो जाए। अगर बारिश लगातार होते रहेगी तो ये कीड़े नहीं आते हैं, परंतु यदि मान लो जैसे कि अभी पिछले बार आपने देखा कि 10-12 दिन का जो गैप हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, बात ये आती, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको ये सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, रस चूसक जो फुदके हैं, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इनको ज़रूरी होता है कि हम किसी भी दवा से इसको कंट्रोल करें, और दवाई जो होती है सिस्टमिक जो है, और इसमें जो सबसे सस्ती और अच्छी दवाई जो होती है इमिडाक्लोप्रिड ही कारगर है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया पीला मोज़ेक के बारे में बता रहे थे, पीली पत्ती पड़ जाती हैं। भैया आप बताएं, कुछ पूछना चाहें तो। मिर्ची लगाई थी। हाँ, सब्जी लगाई आपने। हाँ, मिर्ची, भट्टा मिर्ची, तो उसमें कुकर्रा लग रहा है, झाड़ पत्ती हैं जो कुकर रही हैं सर। हाँ, सही बात, जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं डॉक्टर जी, आप बताएं भट्ट साहब। हाँ, ये जो मिर्ची लगाई है आपने, उसमें जो पत्ते सिकुड़ रहे हैं या मिर्ची के फल सिकुड़ रहे हैं, तो वायरस इसमें आ गया है ना, कुकर्रा। तो कोशिश ये करना है किसान भाई कि जो पौधे कुकर्रा रोग से लग गए हैं, जिसमें कि वायरस लग गया है, उसको पहले हटा देना वहाँ से, अपने खेत से, क्योंकि वो यदि खेत में रहेंगे तो दूसरे पौधे पे भी असर आएगा। तो उसको लेके और उखाड़ के वो गड्ढे में गाड़ना है और मिट्टी डाल देना है ना। और उसकी दवाई भी डालते हैं वायरस की, अपन जो है उसमें बेविस्टिन 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के दवा से घोल से उसको फंजीसाइड से भी स्प्रे करते हैं, कीटनाशक से भी करते हैं, और अपना जैविक उपचार भी करते हैं। इसमें अपन जो है देसी गाय का गौमूत्र का भी इसके छिड़काव करने से भी ये चूड़ा ये अपना वायरस रुक जाता है। तो कोशिश करें कि जितने पौधे हैं या फल हैं तो उनको हटा दें, वहाँ से पौधे को हटा दें, और जो स्वस्थ पौधे हैं उन्हीं को लगाएं, और स्वस्थ प्रजाति की जो पौध लाएं, जहाँ से भी आप पौध लाएं, मिर्ची की पौध लाएं, अच्छी स्वस्थ प्रजाति की लेके आएँ और उसको ट्रीटमेंट करें, उसका उपचार करके ही पौध लगाना है। उसको बेविस्टिन से या अपना बोडोपेस में डुबो के या गौमूत्र में डुबो के आप उसको लगाएंगे तो वो वायरस उसमें नहीं आएगा। जी किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पौध लगाएं तो स्वस्थ होना ज़रूरी है, चाहे वो फल की हो या फिर सब्जियां की हो। भैया आप बोलें कछु? जी कछु पूछ लें। मैं डॉक्टर साहब से, हमारा एक सवाल है। हाँ, हमने मक्का लगाया है, तो उसकी अधिक उत्पादन के लिए कितना खाद, कितना यूरिया डालना चाहिए? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से जानकारी चाहता हूं। और डॉक्टर साहब बताओ संक्षेप में सब। मक्का तो आपने लगाया है तो ये सब यूरिया और सब तो डाल चुके होंगे, परंतु अब आगे के लिए अगली बार जब आप लगाएंगे तो इसमें जैसे चूंकि अपन बारिश में इसको लगा रहे हैं, तो उसमें जो 80-40-40 के साथ NPK जो अपन मेजर जो कंस्टिट्यूएंट रहता है NPK, वो 80-40-40 के प्रोपोर्शन में यदि डालना तो अच्छी पैदावार मिलती है।
जहाँ अपन अमेरिकन अगर उस पर जा रहे हैं, अमेरिकन जो स्वीट कॉर्न पे जा रहे हैं, तो फिर उसको हम इसको बढ़ा के जो नाइट्रोजन है वो 120 तक ले जा सकते हैं। परंतु जैसे अगर बैलेंस करें हम जो लागत और इसके बीच में, तो 80-40-40 इसके लिए सर्वोत्तम रहता है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप भैया कुछ जानना चाहें तो पूछें हमारे विशेषज्ञ से। जी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि फंगस जो लगती है पौधों में, जो भी हम फसल लेते हैं परंपरागत फसल, मतलब फल उद्यान वाले या ये वाली परंपरागत? नहीं, परंपरागत खेती की बात कर रहा हूँ। तो ये फंगस जो लगती है उसके लिए पहले से हम कैसे अवेयर रहें कि बीजोपचार उसका वो एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बीजोपचार ही उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई भी बीमारी, जैसे टीकाकरण, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे टीकाकरण करना है खुरपा का, इसके लिए वैसे बीजोपचार ही एक तरह का टीकाकरण है। जो सॉइल बॉर्न जितने भी फंगस हैं उसका निजात हमको जो है सॉइल सीड ट्रीटमेंट से ही मिलना है। फिर दूसरे बात, जैसे कि कम दवा में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अधिक से अधिक उसको बचाव कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट पहला हमको चरण है। दूसरा, अब जैसे हमने कुछ ऐसी फसल लगाई है, धनिया वगैरह लगा रखे हैं, उसमें यदि पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है तो फिर हमको सेकेंडरी है ये, इसको हमको फिर कंट्रोल करने के लिए जो फंजीसाइड्स होते हैं इसका उपयोग करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसानों ने अपने विचार रखे, अपने अनुभव बताए, और मैं सबसे पहले डॉक्टर वर्मा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने खरीफ फसलों में क्या जो कीट आ रहे हैं उनको कैसे निराकरण करना चाहिए उस संबंध में जानकारी मार्गदर्शन दिया। मैं श्री भट्ट जी से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उद्यान की फसलों के लिए क्या सामूहिक काम करना चाहिए उस संबंध मार्गदर्शन दिया। और डॉक्टर कार मौर्य जी जो जबलपुर से आए हैं, डेयरी और पशुपालन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का, आप हमारे बीच में पधारे, अपने अनुभव बताएं, ऐसे ही आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों ने अपने अनुभव बताए, हमारे जो कृषि विशेषज्ञ थे उन्होंने मार्गदर्शन सही दिया। किसान भाइयों, इससे क्या हो रहा है कि हमारे किसान की दशा और दिशा दोनों बदल रही हैं। किसान भाइयों, अगले चौपाल में हम ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।